मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अंतर्गत इन्होंने कह दिया कि देखिए जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये कारण बड़ा सरल है। इसके पीछे एक तो बाइडन है और दूसरा ये नेटो है। दोनों ने ही जेलेंस्की को सर चढ़ा के रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि एक बात पुतिन ने हमें बहुत पहले समझा दिया था, ये थी पत्थर की लकीर। किसी भी हाल में हमें यूक्रेन को नेटो से मिलाने का प्रयास नहीं करना था, लेकिन बाइडन ने वही किया और देखो नतीजा, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। अब दोस्तों इससे अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मीडिया में भी इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। इंडियन मीडिया में भी अगर आप देखें तो इसको कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्जन के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कहानी यही है। दोस्तों यहाँ पे नेटो ने और एक बात कर दी। उन्होंने कहा पिछले टर्म में मैंने नेटो के साथ लड़ झगड़ के इंश्योर करवाया था कि ये 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग करें। अब ये कह रहे हैं कि ये भी काफी नहीं है, 5% करना होगा। सवाल उठता है, अगर आप नेटो की इकोनॉमीज की बात करें तो वो तो बड़े बुरे दौर से गुजर रही है, उनसे ये उम्मीद करना वो 5% डिफेंस स्पेंडिंग कर दे तो खाएंगे क्या नहाएंगे क्या, अगर सब कुछ डिफेंस स्पेंडिंग ही होगी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी कुछ कारण है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए, इसमें क्या रहस्य छुपा है वो भी आइए आज हम जानेंगे। इसके बाद दोस्तों जेलेंस्की ने अपना, अगर आप देखें तो नाव बदल लिया है। पहले बाइडेन के गुण गाया करते थे, आजकल वो ट्रंप के गुण गा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना यह होगा कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी धमकी दी है। तो हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है वो धमकी और क्यों ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार सरसरी निगाह उस पर रखेंगे। क्योंकि ट्रंप ने तो कह दिया है ग्रीनलैंड हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है, और अगर यूज ऑफ फोर्स करना पड़ा, मिलिट्री एक्शन के द्वारा ग्रीनलैंड लेना हो तो भी हम परहेज नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद फ्रांस ने साफ साफ कह दिया है हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूरोपियन यूनियन के टेरिटरी को यदि कोई उसकी ओर आंख उठा के भी देखेगा, फिर वो नेटो सदस्य ही क्यों ना हो, इसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम सभी को झेलने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे नेटो वर्सेस नेटो होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी हम जानेंगे आखिरकार फ्रांस का क्या रिकॉर्ड रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेटो और वो किस प्रकार की थिंकिंग रखता है। तो आइए आज के वीडियो में इन सभी आयामों पर चर्चा करते हैं कि करके, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज दोस्तों ट्रंप ने सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या कहा, ये जरा देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सब के पीछे जो बाइडेन जिम्मेदार है। आज रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन किया यूक्रेन का, तो इसके पीछे बाइडेन और नेटो जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कहा कि देखिए हमारे दौर में भी बात हुई थी क्या यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए, हमने मना कर दिया था, और लेकिन ये बात बाइडेन ने अलाउ कर दिया, कहा कि हाँ हम नेटो का सदस्य यूक्रेन को बनाएंगे। दोस्तों उन्होंने कहा ये बात तो पत्थर की लकीर थी। पुतिन ने साफ साफ कहा था कि यदि नेटो मेंबर यूक्रेन बनेगा तो ये उनकी सेंसिटिविटीज जो है वो हर्ट हो रही है, ये रेड लाइन पार हो रहा है और इसका दुष्परिणाम होगा। तो फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, यही सवाल ट्रंप ने पूछा, जो कि दोस्तों सेंसिबल बात है। ये बात हम सब जान रहे हैं, हमेशा से जान रहे हैं। रशिया को लगेगा कि उसके डोर स्टेप पे, दरवाजे पे कोई खड़ा है और कहीं ना कहीं रशिया को इसका इस वजह से कैसा लग रहा है। ट्रंप ने कहा कि मैं इसे महसूस कर सकता हूं, आई कैन एम्पैथाइज। अब दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, अगर आप देखें तो रशिया क्यों इतना ज्यादा जो ये बात कर रहे हैं ना, ट्रंप जो तब से कह रहे हैं कि नेटो का सदस्य बनाना एक सेंसिटिविटीज, एक रेड लाइन पार करना था। तो यहाँ पे एक कहानी आई है, जरा आपको लगे हाथ सुना देता हूं। अगर आप देखें तो सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव, तो गोर्बाचोव वगैरह की बात है, 1990 में इनकी मुलाकात हुई थी पश्चिमी देशों के साथ, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये मिले थे। और उस वक्त ऐसा इनका कहना है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इन्हें ये आश्वासन दिया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम फर्दर नेटो को ईस्टवर्ड आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी जर्मनी तक नेटो सीमित है, वहीं तक रहेगा, इसके आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे। हालांकि उस वक्त सोवियत यूनियन टूट के रशिया ये सारे देशों में बनने वाला है, जितने भी देशों में वो टूटता है, तो ये आश्वासन उनको दिया गया था उस वक्त। लेकिन अमेरिका ने उसको कभी उसका पालन नहीं किया और पश्चिमी देशों ने ही नहीं किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप देखें तो नेटो की जो कंट्रीज थे 1990 तक, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, यहां तक अगर आप देखें तो नेटो जर्मनी, स्लोवेनिया तक आपको देखने मिल रहा है। फिर क्या होता है 1990 के बाद 99 आते आते आप देख सकते हैं पोलैंड, चेक रिपब्लिक, वैसे ही स्लोवाकिया, ये सारे देश आ जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद अगर आप देखें तो ये 2004 में अन्य और देश आ जाते हैं, 2009 आते आते और देश ऐड हो जाते हैं, और इस तरीके से एकाएक अगर आप देखें तो रिसेंटली 2023, 2024 फिनलैंड, स्वीडन, ये सब भी कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और बाकी यूक्रेन तो है ही जो कि अप्लाइंग टू ज्वाइन है, आप जानते ही होंगे, है ना। यहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड, इनमें कितना बड़ा एक तुर्की को लेके जो कहानी चल रही थी वो सारी बातें हो रही हैं। इन शॉर्ट जो प्रॉमिस था कि जर्मनी से फर्दर ईस्टवर्ड नेटो नहीं जाएगा, यहाँ पे ये किस तरीके से, जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, ये किस प्रकार से आगे बढ़ते गए। यहाँ पे आप में से बहुत लोग सोचेंगे क्यों रशिया के लिए आखिरकार यूक्रेन का नेटो में जाना
फाइनल कॉल था, उसके बाद वो वॉर तक तैयार हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे कारण दोस्तों मैप में छुपा है। अगर आप यूरोप का मैप देखें तो यहाँ पे दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, ये इलाकों को देख रहे हैं दोस्तों, ये पहाड़ हैं, यहाँ पे भी पहाड़, इस प्रकार से पहाड़, ये एल्प्स हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये भी अगर आप देखें तो कुछ अपलैंड रीजन्स हैं, बाकी यहाँ पे प्लेन है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट अगर आप देखें तो अगर इन्फेंट्री के मूवमेंट की बात करें तो यहां तक मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लेन वाला इलाका है जहां पे इजी मूवमेंट होगा वो केवल और केवल इतना ही बॉर्डर है, उसके नीचे पूरा का पूरा पहाड़ आपको देखने मिलेगा। पर दोस्तों यदि आपके नेटो के फोर्सेस यूक्रेन में आके बैठ जाएं तो मतलब कि यदि नेटो के फोर्सेस यहां तक बैठ चुके हैं तो उनके पास तो पूरा का पूरा इतना इलाका प्लेन ही है ना, जिसमें वो इजीली मूव कर सकते हैं और सीधा अगला ऑब्स्ट्रक्शन यूराल्स पे आता है। यानी कि इतना बड़ा इलाका मोर और लेस इजी फर्दर मूवमेंट के लिए खुला है अगर आपके पास इन्फेंट्री एंड टैंक्स वगैरह इस प्रकार से, अगर आपके पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, इन्फेंट्री है तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए टेक्निकली रशिया को जागना तो तभी चाहिए था जिस वक्त यूक्रेन छोड़िए पोलैंड नेटो का सदस्य बना था, क्योंकि अगर आप देखें तो जर्मनी के बाद पोलैंड वो इलाका है जहां से प्लेन्स शुरू हो रहे थे, लेकिन वो कहानी 1999 की थी और तब रशिया बड़ा कमजोर था, इसलिए रशिया ने चाह के भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब का रशिया, जब यूक्रेन ने भी वही दुस्साहस किया तो आप उसका हश्र देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों यूक्रेन रशिया के लिए इतना सेंसिटिव है, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में आ जाता है तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा इलाका, कहीं से भी ट्रूप्स मूवमेंट होगा, वर्चुअली कोई इसे डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, अगली कहानी ट्रम्प की ही नेटो की बात हो रही है दोस्तों। इन्होंने साफ साफ कह दिया नो फ्री लोडर। उन्होंने कह दिया कि देखिए पहले तो 2% ऑफ डिफेंस जीडीपी, डिफेंस 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस एक्सपेंडिचर नेटो कंट्रीज को करना होगा, ये मैंने फर्स्ट टर्म में इंश्योर करवाया। लेकिन अब मुझे लगता है ये भी सफिशिएंट नहीं है, 5% सबको करना चाहिए। अब दोस्तों यूरोप से उम्मीद की जाए वो 5% डिफेंस एक्सपेंडिचर कर ले, ये अपने आप में बड़ा ही ऐसा नंबर है कि लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आप अगर यूरोप के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 0.5%, 0.9%, 1.7% पे ग्रो कर रहा है। वैसे ही अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के दौर में ये 8%, 10% डबल डिजिट इन्फ्लेशन से गुजर के आ चुका है कुछ देशों में। वैसे यूके की बात करें तो ये तो 0% स्टैग्नेशन हो रहा है। उनसे उम्मीद की जाए 5% डिफेंस, 5% जीडीपी डिफेंस एक्सपेंडिचर में कर दें, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सच्चाई क्या है जानते हैं? 2025 की बात करें तो इटली, कनाडा, स्पेन ये लोग 2% का टारगेट भी रीच नहीं कर पाए हैं। आज अगर आप देखें तो पोलैंड सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है परसेंट ऑफ जीडीपी, जो 4.12% है। उसके बाद एस्टोनिया है 3.43% और फिर यूएस है 3.38%। दोस्तों यहाँ पे आपको और एक बात मैं बताना चाहूंगा, अब ट्रंप क्यों चाह रहे हैं, क्यों डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़े? देखिए दोस्तों इसके पीछे छुपा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अगर आप बात करें नेटो की तो उनके वेपन सिस्टम्स को इंटर ऑपरेबल होना पड़ता है। जो भी वेपन्स नेटो कंट्रीज यूज कर रहे हैं उनको नेटो का सर्टिफाइंग लाइसेंस होना चाहिए कि हाँ नेटो के द्वारा अलाउड है, इंटर ऑपरेबल है। और इसके साथ ये ऐसे ही नहीं है, ये अमेरिकन ग्रैंड प्लान का हिस्सा है जो कि वुल्फोविट्स डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों ये एक लीक डॉक्यूमेंट था, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सामने आया था, जिसके अंतर्गत ऐसा कहा गया था कि हम अपने अलाइज के ऊपर भी लगाम लगा के रखेंगे और उसमें नेटो का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जिसके अंतर्गत इन अलाइड कंट्रीज को भी इंश्योर करवाएंगे ये हमारे ही द्वारा सप्लाइड डिफेंस हार्डवेयर यूज करें और कुछ यूज ना करें। नतीजन ये होगा हम जब चाहें तब उनको जैसे चाहे वैसे आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि डिफेंस एक्सपेंडिचर यूरोपियन जोन के कंट्रीज बढ़ाएंगे तो इन्हीं नेटो सर्टिफाइड जो डिफेंस सप्लायर्स हैं उनसे ही इनको वेपन्स खरीदना है। खुद के यूरोप के तो देखिए ज्यादा खास लिमिटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन अधिकतम अमेरिकन जो सप्लायर्स हैं उन्हीं के लाइसेंस्ड वर्जन को यूरोप में बनाते हैं और वही यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो अधिकतम अब तक क्या हो रहा था, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज थे ये लोग डिफेंस एक्सपेंडिचर ही ज्यादा नहीं रखते थे, अमेरिका के ऊपर निर्भर करते थे कि हाँ तुम्हारी कंपनी है, तुम तो डिफेंस एक्सपेंडिचर कर ही रहे हो, हम नेटो के सदस्य हैं, यूरोप में वैसे भी पीस है, क्या जरूरत है डिफेंस एक्सपेंडिचर की। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो सारे देश हैं इनके लिए ट्रम्प कह रहे कि भैया 5% एक्सपेंडिचर करो, थोड़ा पैसा दो हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। अगली कहानी क्या हुआ आज के आज, नेटो वर्सेस नेटो हो गया ओवर ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड अगर आप देखें तो यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ है, प्रीशियस मेटल्स हैं, फिशनेबल मटेरियल्स हैं, आयरन है, जेमस्टोन है, पेट्रोल है, गैस है। तो इन सब पे अब ट्रम्प की नजर बनी है। पर दोस्तों अगर आप इसको केवल मिनरल के लेंस से देखें तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। दरअसल हो क्या रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो आप सफेद रंग में देख रहे हैं यहाँ तो हमेशा बर्फ की चादर ढकी रहती है, लेकिन ये जो नीले रंग में देख रहे हैं समर्स में यहाँ पे
बर्फ नहीं रहता। नतीजन यहाँ से अब जहाज मूव करना शुरू कर दिए हैं, शिपिंग लेन स्टार्ट हो रहे हैं। नतीजन ये हुआ है आज के समय की अगर आप बात करें तो इस प्रकार से कुछ सी रूट्स बन रहे हैं। जैसे ये अगर आप देखें तो अलास्का कनाडा होते हुए नॉर्थ वेस्ट पैसेजवे है, ये ग्रीनलैंड ही यहाँ से गुजर रहा है, वहां से ही अगर आप देखें तो पैसेज आ रहा है। वैसे यहाँ से देखें तो नॉर्दर्न सी रूट है, यहाँ से अगर आप देखें तो ट्रांसपोलर सी रूट है। नतीजन ये हो रहा है दोस्तों, अगर आप इनकी बात करें तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ की चादर पिघल रही है, नए नए सी रूट्स बनते जा रहे हैं और उसको कंट्रोल करना है तो ग्रीनलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप यहाँ पे देखिए, यदि मान लीजिए आप जापान में हैं और जापान से आपको जर्मनी जाना है तो अभी सामान कैसे जाता है, जहाज कैसे जाता है, यहाँ से चलता है, ये देखिए स्टेट ऑफ मलक्का पार करते हुए इंडिया के नीचे मालदीव्स होते हुए जाता है और फिर यहां से अगर आप देखें तो रेड सी, फिर सुएज कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन, फिर जाके वो जर्मनी पहुंचता है। लेकिन अब क्या होगा, ये सी रूट खुल गया है जिसके साथ अगर आप देखें तो ये जहाज कुछ इस प्रकार से पोल्स के थ्रू, जहां से डिस्टेंस बड़ा छोटा हो जा रहा है, तुरंत पार करके वो यूरोप पहुंच सकता है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस कम होने वाला है और अधिकतम अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो शिपिंग लेन्स चल रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अगर आप देखें तो रोल इस पोलर सी रूट्स का, आर्कटिक रूट्स का ही होने वाला है। उसको कंट्रोल करना है तो आपको ग्रीनलैंड पे कंट्रोल चाहिए और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज ऑफ फोर्स करेंगे। ग्रीनलैंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। पर यहां पर सवाल उठ रहा है, क्या नेटो वर्सेस नेटो होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड अगर आप देखें तो डेनमार्क की टेरिटरी है। यही सवाल उठा आज अगर आप देखें तो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया। यहां पे आप जिनको देख रहे हैं दोस्तों, ये जॉन नोल बैरोट है। जॉन नोल बैरोट से पूछा गया कि क्या कहेंगे, ये तो नेटो वर्सेस नेटो होता हुआ जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड को इन्वेड करेंगे, तो मुझे लगता तो नहीं है ऐसा होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो चुका है। रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो यदि आप मुझसे पूछें क्या वैसा फेज आ गया है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा हाँ, वैसा आ चुका है। इन शॉर्ट इन्होंने क्या कहा, इन शॉर्ट इन्होंने कहा कि आप यूएस पे डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उनको कोई चीज उनके अर्थव्यवस्था के लिए, उनकी इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए लुभावनी लगेगी तो उसको वो हथिया लेंगे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। इसके आगे बढ़ के इन्होंने कहा, देखिए अगर किसी को लगता है कि वो यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर्स को थ्रेटन करेगा तो वो ये भूल जाए, वो कोई भी हो, ये हम होने देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इन शॉर्ट इन्होंने साफ साफ कह दिया कि यदि ट्रंप को लगता है मिलिट्री फोर्स से वो ग्रीनलैंड हथियाएंगे तो फ्रांस ने कहा ईयू ये होने नहीं देगा किसी भी हालत में। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, अगर आप फ्रांस की बात करें तो उसका नेटो के साथ बड़ा ही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। नेटो के जो कमांड में कई बार फ्रांस उससे बाहर भी निकला है और फिर वापस भी सदस्य बना है। नेटो के खिलाफ प्रोटेस्ट भी फ्रांस में होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था हमें यूरोप को कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हम जो कमजोर हैं हमें हटना पड़ेगा, कमजोर नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये जंगल है जिसमें हम अरबी वोर हैं, कोई कार्निवोर आके हमारा शिकार कर जाएगा, तो इसीलिए जरूरी है हम भी मजबूत बने। और ये बात बार बार अगर आप देखें तो फ्रांस की आइडियोलॉजी रही, क्योंकि फ्रांस भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में यकीन करता है, जिसके अंतर्गत वो कहता है कि भाई किसी एक के ऊपर ज्यादा निर्भर ना करें, खुद भी अपनी शक्ति होनी चाहिए। और फ्रांस ऐसे सोचता है कि कल को यूरोप का जो पावर सेंटर हो वो फ्रांस बने। कहीं ना कहीं जर्मनी अगर एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो P5 में तो है नहीं, इसके पास अगर आप देखें तो वीटो पावर है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो फ्रांस की बात करें, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, इसके पास कहीं ना कहीं कंसिडरेबल एयर एंड नेवल माइट भी है, इसकी खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है। इसी वजह से फ्रांस अपने आप को यूरोप का पावर सेंटर, यूरोप के रखवाले के रूप में देखना चाहता है और इसमें उसको लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। तो यूएस को हटा के यूएस का रोल वो स्वयं पूरा करना चाहता है, तो उसके भी खुद के भी इसमें इंटरेस्ट छुपे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर